नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फंदेबाज। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। खूंखार हायना से टकराव के बाद जब परमाणु आगे बढ़ा तो एक मजबूत फंदे ने उसे जकड़ लिया था। यहाँ तक कि कहानी को आपने पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स शिकार में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे बहुत देर से तुम्हारे दिमाग में ये सवाल खलबली मचाए हुए होगा, परमाणु की मैं कौन हूँ। सुनो, मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ कानून की रक्षा करने वालों का दुश्मन और मेरा नाम है फंदेबाज। तब जब दिल्ली का स्वरूप वर्तमान दिल्ली से एकदम भिन्न था, तब जब दिल्ली की भीड़भाड़ पुरानी दिल्ली तक ही सीमित थी, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित दिल्ली के गांव का उस भीड़ से कोई सरोकार ना था। दिल्ली में शांति के प्रतीक थे वे गांव। ऐसा ही एक गांव था नथुपुरा, जिसमें फैली शांति के दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर धरती पलट की आवाज भंग कर रही थी। क्यों बे हरीलाल, तूने ही हेडक्वार्टर ये रिपोर्ट की थी कि ना कि नथुपुरा थाने का पूरा स्टाफ यानी मैं और मेरे साथी सिपाही रिश्वत के बलबूते पर फल फूल रहे हैं। हाँ, तुम जैसे फर्ज से गद्दारी और कानून से खिलवाड़ करने वाले भेड़ियों के खिलाफ मैंने ही रिपोर्ट की थी, और जब तक तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा नहीं मिल जाती मैं ऐसी रिपोर्ट करता ही रहूंगा। पुलिस हेडक्वार्टर से बात नहीं बनी तो मैं ऊपर जाऊंगा, वहां भी बात नहीं बनी तो मैं और ऊपर जाऊंगा। आह! इतनी ऊपर तो नहीं जा पाएगा जितने ऊपर मैं तुम्हें भेज रहा हूं। धाए! दरिंदे, तुमने मेरे पति को मार डाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बेचारा तो ऊपर पहुंच गया, फिर इसकी पत्नी नीचे कैसे रह गई। इसे भी अपने पति के साथ ऊपर जाना चाहिए। धाए! आह! दरिंदगी के इस खौफनाक मंजर को उन मासूम ने अपनी फटी फटी आंखों से देखा था, जिसकी जुबान दहशत से उसके तालू से जा चिपकी थी। गोलियों की आवाज सुनकर हरीलाल का छोटा भाई प्रकाश भागा हुआ आया। ये क्या किया तूने इंस्पेक्टर? मैंने क्या किया? किया तो तूने है। तूने जमीन जायदाद के चक्कर में अपनी भाभी और भैया का कत्ल कर दिया इस अवैध रिवॉल्वर से। नहीं नहीं जज साहब, नहीं, ये झूठ है। मेरे खिलाफ जितने भी गवाह पेश किए गए हैं वे सब झूठ हैं। मैं बेगुनाह हूं जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। प्रकाश के चीख ने अदालत के जर्रे जर्रे को हिला डाला था, लेकिन ना हिला तो सबूत के अंधे कानून का पत्थर दिल कलेजा। तमाम गवाहों और बयानातों के मद्देनजर रखते हुए यह अदालत प्रकाश को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाती है। नहीं! ये चीख प्रकाश के कंठ से नहीं, उस मासूम के कंठ से गूंजी थी जिसका पूरा परिवार कानून की वेदी पर बलि चढ़ गया था। नहीं! उधर प्रकाश को फांसी पर लटकाया जा रहा था और इधर देख बच्चे, देख, गौर से देख। ऐसा ही है वो फांसी का फंदा जो तेरे चाचा के गले में डाला गया है। इसी पर झूलकर मारा जाएगा वो बेचारा। काश तेरा बाप जानता कि हम जैसे ताकतवर कानून के रखवालों से टकराने का क्या अंजाम होता है। खैर, मैं तेरे गले में यह फंदा डाल देता हूँ, तो इस बात को ध्यान रखियो कि कानून के रखवालों से टकराया तो तेरे गले को कस दिया जाएगा। शरीर क्या, आंखें तक पथरा कर रह गई थी उस मासूम की। जानते हो वो मासूम कौन था? हाँ, मैं था वो जिसकी दुनिया कानून की वजह से उजड़ गई थी। उसी दिन से मेरे दिल में कानून के रक्षकों के प्रति जल उठी थी एक ज्योति, जो आज भड़क कर ज्वाला बन गई है। एक ऐसी ज्वाला जो कानून के हर रक्षक को जलाकर भस्म कर देगी। और इस ज्वाला के पहले शिकार बनोगे तुम। हाँ परमाणु, तुम। अपने फंदों के बल पर फंदेबाज तुम्हें एक भयानक मौत देगा।
कुछ देर बाद ही तेरी गर्दन में मैंने पतली मगर मजबूत तार का फंदा डाल दिया है और उसे इस जीप से जोड़ दिया है। जीप के एक्सीलेटर को मैंने सेट कर दिया है, ये बिना ड्राइवर के आगे बढ़ते रहेगी और जैसे जैसे जीप आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तेरी गर्दन में बड़ा पतला तार खींचेगा और यह पतली तार का फंदा तेरे लिए बन जाएगा मौत का फंदा। जीप स्टार्ट करने के बाद पहला गियर डालकर फंदेबाज जीप से छलांग लगाकर नीचे आ गिरा। बद्दुआ दे परमाणु, उसे जिसने तेरे दिल में कानून की रक्षा करने का जज्बा पैदा किया, वही जज्बा आज तुझे यमराज के पास ले जा रहा है। वह सी ठहाका लगाते हुए फंदेबाज वहां से रवाना हुआ। पीछे रह गया परमाणु मौत के फंदे में फंसा हुआ। जैसे जैसे जीप उससे दूर बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मौत उसके नजदीक आती जा रही थी। उफ, तार गर्दन में धंसने लगा है। अब मेरी गर्दन धड़ से अलग होकर ही रहेगी क्योंकि मैं तो इस स्थिति में किसी भी दशा में खुद को नहीं बचा सकता। और लगता है प्रोफेसर भी इस समय अपनी लैब में नहीं है, वरना अब तक उन्होंने मुझे बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया होता। उफ, तार का फंदा तो गर्दन में घुसता ही जा रहा है। पतली तार का फंदा परमाणु की मौत बनने जा रहा था कि तभी टनाक आ पहुंची थी वो जिसका निर्माण ही परमाणु की सहायता करने के लिए हुआ है। परलेंका, माफ करना परमाणु, प्रोफेसर का मैसेज तो पहले ही मिल गया था, लेकिन आने में देरी इसलिए हो गई कि ऑफिस में मैं अपने बॉस के सामने मौजूद थी जो मुझे कल होने वाले पुलिस डे की वीडियो कवरिंग के विषय में खास निर्देश दे रहे थे। उनसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर यहाँ पहुंची हूँ। परलैन का मंता पाठक के रूप में एक वीडियो मैगजीन की वीडियो प्रेस रिपोर्टर है। लेकिन तुम्हारी यह हालत किसने की? फंदेबाज ने। फिर परमाणु ने परलैंका को फंदेबाज के विषय में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर अगर फंदेबाज ने सचमुच ही कानून के रक्षकों को खत्म करने का बीड़ा उठाया हुआ है तो वो चुप नहीं बैठने वाला। वो जरूर कोई दूसरा खतरनाक कदम भी उठाएगा। हाँ, और हमें उसे वो कदम उठाने से रोकना है, लेकिन ये जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो यहाँ से चलो, क्योंकि तुम्हें वीडियो रिपोर्टर ममता के रूप में अपने ऑफिस पहुंचना है और मुझे इंस्पेक्टर विनय के रूप में पहुंचना है पुलिस हेडक्वार्टर। तुम सही समय पर आए इंस्पेक्टर, इनसे मिलो। ये हैं मिस्टर दिनेश राव। कल पुलिस डे पर जो फंक्शन किया जा रहा है ये उसके प्रबंधक हैं। जिस हॉल में फंक्शन किया जाएगा ये वहाँ के सभी प्रबंध देखेंगे। फंक्शन किस हॉल में किया जा रहा है सर? सेंटर हॉल में, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से ये बात एकदम गुप्त रखी गई है। हम तीनों के सिवा इस बात को कोई नहीं जानता। कल फंक्शन से कुछ देर पहले उसमें शामिल होने वाले को उसकी सूचना दी जाएगी। अब तुम जा सकते हो इंस्पेक्टर। कल तुम्हें मिस्टर राव के साथ मिलकर सेंटर हॉल के सारे प्रबंधों को देखना है। ओके सर। पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर इंस्पेक्टर विनय को पुलिस स्टेशन में पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि ट्रिन ट्रिन फोन उठाकर कान से लगाने के एक पल बाद ही विनय उछला। ओह नो, कहाँ? आजादपुर चौक पर। ठीक है, मैं आता हूँ तुरंत ही। वो 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 आजादपुर चौक पर। उफ, 4 पुलिस कर्मियों की इतनी दरिंदगीपूर्ण हत्या। उफ, किसने किया ये? दूसरे क्षण इंस्पेक्टर विनय का चेहरा भभकता चला गया। तूने इन पुलिसकर्मियों की हत्या करके अपने विनाश के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं फंदेबाज। मैं सौगंध उठाता हूँ, जब तक तुझे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। अचानक इंस्पेक्टर विनय चौंका। फेसिंग की तार में अटका ये कपड़े का टुकड़ा कैसा है? इन चारों मृत सिपाहियों की पैंटें तो सही सलामत है, फिर ये किसकी पैंट से फटा है? कहीं फंदेबाज की पैंट से तो नहीं? इस टुकड़े के फोल्ड में से निकलकर कुछ कण से मेरे हाथ पर कैसे आ गिरे? फोल्ड पहुंचा
पैंट के नीचे का हिस्सा जो मुड़ा हुआ होता है। विनय ने बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि ये बदरपुर के कन हैं और इनका इस पैंट के पोंचे से निकलने का मतलब है कि इसको पहनने वाला हर समय किसी न किसी रूप में बदरपुर के संपर्क में रहता है। और अगर वास्तव में ऐसा ही है तो मैं जानता हूँ कि मुझे इस विषय में खोजबीन के लिए कहाँ जाना चाहिए। दक्षिण दिल्ली से बाहर स्थित भाटी माइंस क्षेत्र में यहाँ फैली सैकड़ों खानों में कभी रात दिन बदरपुर निकलने का काम होता है, मगर अब सरकार ने यहाँ से बदरपुर निकलने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। काफी गहरी गहरी खाइयाँ हैं, क्या सचमुच इनमें कहीं छिपा है फंदेबाज? ओह, तभी चीख उठा इंस्पेक्टर विनय। और मेरा शक सही निकला और इसका सबूत है ये फंदा, जिससे मैं सही समय पर छलांग लगाकर बच ना गया होता तो इसने मेरी गर्दन नाप ली होती। उस फंदे से बचा विनय दूसरे फंदे से ना बच पाया। ओह, तब नजर आया फंदेबाज। हेलो इंस्पेक्टर, मुझे अपने साथ ले जाने की सोच रहे थे? ऐसा नहीं हो पाएगा। फंदेबाज के फंदे में फंसकर तुम यहाँ से सीधा नरक में पहुंचोगे। ऐसा नहीं होगा फंदेबाज। धड़ाम। ओह, हरगिज नहीं होगा। फंदेबाज के गिरते ही इंस्पेक्टर विनय ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। इसे घायल करना ठीक रहेगा। इंस्पेक्टर विनय के हाथ में थमी रिवॉल्वर ने गोलियां उगली, लेकिन धाए धाए एक भी गोली फंदेबाज को ना छू सकी। फिर जो रस्सी पर नागराज की तरह उछला फंदेबाज तो धड़ाक, ये गई तेरी रिवॉल्वर। अब जैसे तेरी रिवॉल्वर तेरे हाथ से गिरी, वैसे ही तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग होकर गिरेगी। धाड़। फंदेबाज के इन वारों ने इंस्पेक्टर विनय को पूरी तरह तिलमिलाकर रख दिया था कि तभी आ धड़ाक। फंदों के इस खिलाड़ी की कमर से बंधे फंदे अगर इसके शरीर से अलग हो जाएं तो सारी बात ही बन जाए। अरे, एक झटके से फंदेबाज के फंदे हथियाकर इंस्पेक्टर विनय ने न केवल उसे हैरान किया बल्कि उसके हैरानी का भरपूर फायदा भी उठाया। अब तेरे पास फंदे नहीं हैं, अब बता तो मुझसे कैसे निपटेगा? धाड़। इस बार दूर जाकर गिरा फंदेबाज रुकने की बजाय भाग लिया। भाग रहा है? भाग, कहाँ तक भागेगा? मैं पताल तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। गुड, तू मेरे पीछे भाग खड़ा हुआ इंस्पेक्टर, यही तो मैं चाहता था। फंदेबाज ने वहां से भागकर जो चाल चली थी उसे विनय ना ताड़ सका और फंस गया फंदेबाज के जाल में। तेरे सामने से मैं इसलिए भागा जा रहा था क्योंकि मैंने ऐसी ही किसी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ फंदों का जाल बिछा रखा था। ओह, अब तू मरने से नहीं बच सकता, लेकिन मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा जब मैं कल सेंटर हॉल में पुलिस डे के लेकिन मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा जब मैं कल सेंटर हॉल में पुलिस डे के दिन एक साथ 300 कानून के रखवालों को मारूंगा। विनय ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अभी तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इतनी ऊंचाई से गिरकर तो बीच में हृदय गति रुकने से मरता है या गहरी खाई के तल से टकराकर। फंदेबाज ने एक झटके से फंदा छोड़ दिया और इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।